मेरा यार, वो मेरा यार सबको सुबह रखता है, वो मेरा यार सबको सुबह रखता है, खुदा जाने कैसी कैसी यादा रखता है। सभी कविता प्रेमियों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें पिछली 38 कड़ियों से हमारा सानिध्य कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी, संचालन कार्य कर रहे हैं ओम निश्चल जी, और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजिका हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ हमारा साथ देते हैं वेद मित्र शुक्ल जी, और आयोजकों में स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एल्यूमिनाइज की टीम संघ में स्पोर्ट्स क्रीड़ा है। संचालन की पतवार ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व अपनी एक गजल आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी के चरणों में निवेदित करता हूं कि मैं तेरा प्यार हूं, तबीयत से मचल सकता हूं, मैं तेरा प्यार हूं, तबीयत से मचल सकता हूं, वो इजाजत तो तेरे साथ भी चल सकता हूं, वो इजाजत तो तेरे साथ भी चल सकता हूं, ढूंढना मुझको कहकसों में सनम फिजूल है, ढूंढना मुझको कहकसों में सनम फिजूल है, मत दरीरों में बांधोगे बताओ कब तक, मुझको जंजीरों में बांधोगे बताओ कब तक, मैं लम्हा हूं जो मुट्ठी से फिसल सकता हूं, मैं वो लम्हा हूं जो मुट्ठी से फिसल सकता हूं, मेरे रोने से चरागों को है खुशी लेकिन, मेरे रोने से चरागों को है खुशी लेकिन, मैं आफताब हूं फिर से भी निकल सकता हूं, हो गया है ये मेरा जिस्म भी पानी पानी, हो गया है ये मेरा जिस्म भी पानी पानी, अब जो चाहूं तेरे सांचे में पिघल सकता हूं, इस कदर मुझको ठोकरें लगाने वाले सुन, बर्फ हूं मैं तेरे छूने से पिघल सकता हूं, बांटना चाहो तो टुकड़ों में बांट दो मुझको, बांटना चाहो तो टुकड़ों में बांट दो मुझको, तो तेरा साथ तो दुनिया भी बदल सकता हूं, उसके हाथों में अपना हाथ जो तुम डालोगे, उसके हाथों में अपना हाथ जो तुम डालोगे, कसम खुदा की सनम मैं भी तो चल सकता हूँ, मुझको बेबस तो समझ के यूं भुला मत देना, मुझको बेबस तो समझ के यूं भुला मत देना, मैं कोई वक्त नहीं हूं कि जो टल सकता हूं, मैं कोई वक्त नहीं हूं कि जो टल सकता हूं। इन्हीं अशारों के साथ मैं संचालन की पतवार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाता हूं। आदरणीय ओम निश्चल। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपकी इस मुकम्मल गजल के साथ इस कवि संध्या, काव्य संध्या, कविता संध्या की शुरुआत करने के लिए। और कविता के रंग रामदास मिश्र के संग शीर्षक इस आयोजन की 37वीं कड़ी में हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदास जी आज जिन समर्थ कवियों के सानिध्य में हैं, उनमें है वरिष्ठ कवि माया मृग जी, कवयित्री श्रद्धा सुनील जी, कवयित्री संध्या नवोदिता जी और कविवर शंकरानंद जी। और जैसा कि मालूम ही है कि कवियों की इस चौपाल का संयोजन प्रोफेसर स्मिता मिश्र करती हैं, जो रामदास जी की बेटी हैं। इसका संयोग यह है कि पिछले कोरोना काल में रचनाकारों को जिन रचनात्मक एकांत और त्रासदियों से गुजरना पड़ रहा था, वह संवाद दुर्लभ हो गया था, जो कवियों को अनचाहे ही सुलभ होता है अपने घर में लगने वाली बैठकियों से, वो सब समाप्त हो गया था। जिस कड़ी को जोड़ने के लिए ऑनलाइन इस गोष्ठी का प्रबंध प्रोफेसर स्मिता मिश्र ने किया, और रामदास जी तब से लगातार आज तक इसी मुद्रा में वे कवियों के सानिध्य में होते हैं, उनसे संवाद करते हैं और अपनी भी सुनाते हैं और मनोयोग से सुनते हैं। खास बात यह है कि 98 की वय में है, लगभग एक शताब्दी का जीवन उन्होंने जिया है, 2 शताब्दियों के साहित्यिक हलचलों के वे गवाह रहे हैं। इसलिए उनका होना और उनके साथ इस गोष्ठी में होना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौरव का विषय है। और उनकी सहधर्मिणी सरस्वती मिश्र भी यहीं कहीं आसपास उनके होती हैं,
वे भी बड़े मनोयोग से सुनती हैं, जैसे कि रामदास जी की रचनाओं की प्रथम श्रोता हुआ करती हैं, वैसे यहाँ पर वे हैं। और कितने सदी के कितने बड़े-बड़े साहित्यकारों के साथ उनका भी संवाद रहा है। तो यहाँ पर 2 सरस्वतियों का मिलन है, आप समझें, रामदास जी और सरस्वती मिश्र जी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगल ध्वनि से होती है, जिसे प्रस्तुत करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी। मैं आग्रह करूंगा कि वे मंगल ध्वनि के साथ प्रस्तुत हों। स्वागत डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम आपको। आज हम सबको निश्चित रूप से गुरुवर रामदास मिश्र जी और माता जी बड़े मनोयोग से सुन रहे होते हैं, उनका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा होता है, सौभाग्य है हम सबका। दोनों को सादर प्रणाम करते हुए, आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए एक धुन वंशी पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। स्वागत स्वागत।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए। यह भी एक आकर्षण है इस मंच का। इस संगीत के साथ शुरुआत होती है और यहाँ पर संगीत के दो निष्णात विद्वान बैठे हैं। एक तो श्रद्धा जी हैं जबलपुर से, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उच्च तालीम हासिल की है। हमारे डॉक्टर वेदमित्र जी हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और वेदमित्र जी को जब भी सुनता हूँ मुझे शब्दल का वो गीत याद आता है, गंध ने प्यार से छू लिया क्या इन्हें, ये अधर इस जन्म तो हुई है बांसुरी। तो आपकी बांसुरी है और जब अधर ऐसे हो सकते हैं तो बांसुरी की तो क्या ही हैसियत है। बहुत ये अच्छी बात है कि ये शाम दे जाते हैं। आरती आस्था जी कानपुर से जुड़ी हैं, दीपक तिवारी जुड़े हैं, रॉबर्ट्सगंज से गीतों की कवित्री रचना तिवारी जुड़ी हैं। आज हमारा सौभाग्य कि राजेंद्र दानी जी जबलपुर के बहुत अच्छे कथाकारों में एक हैं, वे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रश्मि झा जी जुड़ी हुई हैं, इंदु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, पुरातत्वविद कार्तिकेय शुक्ल जी जुड़े हुए वाराणसी से, काशी विद्यापीठ की पूर्व डीन मंजुला चतुर्वेदी जुड़ी हुई हैं, और नागपुर से मुकुल जी, जमशेदपुर से नरेश अग्रवाल जी, प्रभात पांडे जी कोलकाता से, और बहुत सारे लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं। इस गोष्ठी का यही महत्व है कि दूर दूरागत लोग यहाँ पर उन पंछियों की तरह आते हैं जो विश्रांति की तलाश में, जैसे पक्षी लोग इधर से उधर उस नम वातावरण को खोजने चले जाते हैं जहां पर अभी भी वातावरण शुद्ध है, सात्विक है। और ऐसी ही ये कवि संध्या है जिसका कवि समवाय काफी समर्थ है। माया अमृत जी हैं जो जयपुर से ताल्लुक रखते हैं और हम सब जानते हैं कि शब्दों की दुनिया में अरसे से वे रमे जमे हैं। वे डायरी लिखते हैं, चिंतन परक निबंध लिखते हैं और चुपचाप ऐसा काम करते रहते हैं कि उसकी किसी को उसकी भनक नहीं लगने देते। इतने अच्छे प्रकाशक है। मुझे लगता है कविताओं के इतनी संख्या में कवियों को मान सम्मान देने वाले और त्रुटि विहीन पुस्तकें छापने वाले, उसकी साज सज्जा को संवारने वाले और खुद कविता में इतने डूबे और बेफिक्र मिजाज के लगते हुए वे ऐसा दिखते हैं जैसे कि वे कोई प्रकाशक नहीं। हमने प्रकाशक की निगाह से कभी नहीं देखते। मैंने मुझ में मीठा तू है पर लिखा है और लिखते हुए पाया है कि जो दार्शनिक अभिवृत्ति है, जो आध्यात्मिक अभिवृत्ति है, जो चिंतन है, चिंतन के साथ सृजन का जो रिश्ता है, उस रिश्ते का सबसे ज्यादा निर्वाह माया अमृत जी करते हुए हमारे बीच। शंकरानंद जी बिहार के हैं, छोटी उम्र है लेकिन 3 संग्रह उनके आ चुके हैं। उसका चौथा भी गर्भ में हो, लेकिन लगभग 1 दशक से या उससे ज्यादा समय से वे कविताएं लिख रहे हैं, उन पर मैंने लिखा भी है। इस युवा कवि में भी एक खास उछाल है और अपने देश जवार जिस खगड़िया से आते हैं, जिस पूरब से आते हैं, जो पिछड़ेपन से आक्रांत है, उसके पीछे विरासत में यही सब चीजें हैं। आंसू और पसीना और श्रम और जीवट उसके कवि हैं। वे यहाँ पर हैं। संध्या नवोदिता जी इलाहाबाद की हैं और वे भारत सरकार के संस्थान में काम करती हैं, लेकिन उनकी छवि कार्यकर्ता की छवि है। जैसे कवि कार्यकर्ता, कवि ज्ञानेंद्र पद ने मुझसे पहले के इंटरव्यू में कहा था कि वे कवि कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह की वे कवित्री हमारे बीच में है। श्रद्धा सुनील जी जबलपुर की हैं और अच्छी बात है कि वो शहर से हैं जहां पर पहल नामक अच्छी पत्रिका निकलती रही है, जिसका अपना इतिहास रहा है, जहां पर छपकर कहानीकार से ज्यादा कवि प्रसिद्ध हुए हैं और वे
आज कविता के परिदृश्य में स्थापित हस्ताक्षर है अनेक उस शहर से आती हैं। तो ये वातावरण जो बना है वो ये बहुत ही उत्फुल्ल कर देने वाला वातावरण है। और अब आज की जो शुरुआत है मैं पूरी श्रद्धा के साथ उन श्रद्धा सुनील से करना चाहता हूं, जैसा मैंने बताया जबलपुर से ताल्लुक रखती हैं, कविताएं लिखती हैं, स्त्री लेखन को तवज्जो देती हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में स्नातकोत्तर हैं और सौभाग्य कि पंडित कुमार गंधर्व की शिष्या मीराबी राव से उन्होंने संगीत की तालीम ली है। कई साझा संकलनों की कवित्री हैं वे और कविताओं में मतलब अन्य तमाम चैनलों पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी कविताएं हैं। लेकिन हिमालय की कंदराओं में उनका संग्रह भी आया है जिसे कि बड़ी उत्सुकता से देखा जा रहा है, उसमें लोग रुचि ले रहे हैं। तो ऐसे कई सम्मानों से भी वे विभूषित हैं, लेकिन उनका खुद कविता से दिलचस्पी रखना और खासतौर से जबलपुर में अभी एक जो कविता का वातावरण ज्ञानरंजन जी ने मनाया है, उसके बाद हम चाहते हैं कि जबलपुर भी फिर कविता के नक्शे पर भी वो शिखर प्राप्त करे जो कहानी में बहुत सारे लोग उसके आसपास के वातावरण में लिख रहे हैं और वहां उभरे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ श्रद्धा सुनील जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि भी इस मंच पर जहां पर रामदरस जी जैसे शताब्दी पुरुष यहाँ पर हों, उनके बीच वे कविता पाठ करें। स्वागत और अभिनंदन श्रद्धा सुनील जी। सम्मानीय रामदरस मिश्र जी के सानिध्य में कविता पाठ का अवसर प्रदान करने के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय ओम निश्चल जी का की आभारी हूँ। स्मिता मिश्र जी और शिवशंकर सिंह जी का और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सुधीजनों का अभिनंदन करती हूँ। पहली कविता भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न स्त्रियों की पीड़ा पर केंद्रित है। जी स्वागत श्रद्धा जी। हाँ जी। हमारा नाम हमारी जाति स्त्री है, हमारा नाम हमारी जाति स्त्री है, यही पहचान है कि हम हर समय असुरक्षित भयग्रस्त घबराई रहती हैं। हमारा नाम हमारी जाति स्त्री है, यही पहचान है कि हर समय हम असुरक्षित भयग्रस्त घबराई रहती हैं। आलीशान मकानों में हम रहती हैं, आलीशान मकानों में हम रहती हैं, गर्मी सर्दी में वातानुकूलित रेशमी लिहाफ में सोती हैं। मकानों से बाहर हमेशा हम कार में ही निकलती हैं, मकानों से बाहर हम हमेशा कार में ही निकलती हैं, क्योंकि जब भी हमने पैदल चलना चाहा हमारे पैरों के नीचे से जमीनें हटा ली जाती हैं। क्या बात। मकानों से बाहर हमेशा हम कार में ही निकलती हैं, क्योंकि जब भी हमने पैदल चलना चाहा हमारे पैरों के नीचे से जमीनें हटा ली जाती हैं। हमारी नियुक्तियां पत्नी पदों पर होती है, हमारी नियुक्तियां पत्नी पदों पर होती है, लेकिन हमारी अस्थि हम सारी उम्र तलाशती रहती हैं। घर नाम के मकान की रजिस्ट्री पर हमारे हस्ताक्षर होते हैं, घर नाम की रजिस्ट्री पर हमारे हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन घर सिर्फ हमारे सपनों में हर रात आता है। घर नाम के मकान की रजिस्ट्री पर हमने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन घर सिर्फ हमारे सपनों में हर रात आता है और नींद खुलते ही एक कारागृह में तब्दील हो जाता है। बुर्जुआ से दिखाई देने वाले हमारे पति होते हैं, बुर्जुआ से दिखाई देने वाले हमारे पति होते हैं और हम सभी जगह से हारी हुई सर्वहारा हैं। बहुत बढ़िया। आपसे यही दरकार है कि सिर्फ अपनी वाहवाही सुनने के लिए मत लिखिए हम पर रोचक किस्से कहानियां और कविताएं। आपसे यही दरकार है कि सिर्फ अपनी वाहवाही लिखने के लिए
सुनने के लिए मत लिखिए हम पर रोचक किस्से, कहानियां और कविताएं। अगर सोचना है तो जरा कुछ और सोचिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा श्रद्धा जी। शुक्रिया। दूसरी कविता है, सोचती हूँ लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी। सोचती हूँ लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिसकी तलब हर किसी को हो जाए। सोचती हूँ लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिसकी तलब हर किसी को हो जाए। गरीबों के लिए वह चाय, अमीरों के लिए वही ग्रीन टी हो जाए। गरीबों के लिए वही चाय, अमीरों के लिए ग्रीन टी हो जाए। सोचती हूँ लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिसकी तलब हर किसी को हो जाए। कविता चाय के घूंट सी सबके भीतर हौले हौले उतरती चली जाए। कविता चाय के घूंट सी सबके भीतर हौले हौले उतरती चली जाए। थोड़ी फुर्ती इस सुस्ती भरे माहौल में आ जाए। सोचती हूँ कविता मेरी वाह ताज सी हो जाए। लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिससे दौड़ दौड़ कर छोटू सबको पहुंचा आए। लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिसे दौड़ दौड़ कर छोटू सबको पहुंचा आए। सबके दिलों में उसका दर्द भी चुस्कियों के स्वाद में उतर जाए। सोचती हूँ इसी तरह शायद छोटुओं के कुछ हालात सुधर जाए। लिखना चाहती हूँ एक कविता जिसको पढ़कर घर की सबसे सांवली सी लड़की ट्रे में चाय के साथ कुछ अपने दिल की कहने का साहस जुटा पाए, और इसी तरह यह बेदर्द जमाना शायद सुधर जाए। सुनाना चाहती हूँ एक कविता जिसे सुनकर दफ्तर का बूढ़ा काका रामू चाय के साथ बिस्किट की तरह अपने दुख फाइलों तक पहुंचा पाए। सुनाना चाहती हूँ एक कविता जिसे सुनकर दफ्तर का बूढ़ा काका रामू चाय के साथ बिस्किट की तरह अपने दुख फाइलों तक पहुंचा आए, और दफ्तरों के अलमस्त ठहाकों के बीच काका के मर्म का राग कोई दरबार में संतूर सा सुन पाए। सुनाना चाहती हूँ एक कविता जिसे सुनकर दफ्तर का बूढ़ा काका रामू चाय के साथ बिस्कुट की तरह अपने दुख फाइलों तक पहुंचा आए, और दफ्तरों के अलमस्त ठहाकों के बीच काका के मर्म का राग कोई दरबार में संतूर सा सुन पाए। चाहती हूँ कविताएं घरों, दफ्तरों, टपरियों से निकलकर चाय की भाप की तरह उड़कर आकाश, हवा, पानी, धूप में घुल जाए। चाहती हूँ कविताएं घरों, दफ्तरों, टपरियों से निकलती चाय की भाप की तरह उड़कर आकाश, हवा, पानी, धूप में घुल जाएं, और ठंडे पड़े मसले हड़बड़ाकर सांप बिच्छू की तरह बिलों से बाहर निकल आए। अफरा तफरी मच जाए, मुर्दा माहौल अब गर्म हो जाए, कुछ तो बेहतर परिवर्तन हो जाए। अफरा तफरी मच जाए, मुर्दा माहौल अब गर्म हो जाए, कुछ तो बेहतर परिवर्तन हो जाए। पढ़ना चाहती हूँ कविताएं अब 5 सितारा होटलों से निकलकर चाय की टपरियां हो जाए। पढ़ना चाहती हूँ कविताएं अब 5 सितारा होटलों से निकलकर चाय की टपरियां हो जाए, जहां हर ऐरा गैरा नत्थू खेड़ा बेधड़क पहुंच जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या ख्वाहिश है आपकी, अद्भुत। सोचती हूँ लिखूं एक कविता टपरी वाली चाय जैसी, जिसकी तलब हर किसी को हो जाए। तीसरी कविता है, सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर
खूब जमकर कविताएं लिखी। दुख भोग रहे लोगों ने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कल्पनाओं पर कविताएं लिखी। सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। दुख भोग रहे लोगों ने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कल्पनाओं पर कविताएं लिखी। ज्यादातर सराही गई पढ़ी गई दुख पर डूबी कविताएं। ज्यादातर सराही गई पढ़ी गई दुख पर लिखी कविताएं। झूठी कविताओं पर झूठी बहसें हुई। झूठी कविताओं पर पूर्ण जश्न जोरदार हुआ। जो जरूरी किसी काव्य संग्रह के लिए सफलता के लिए वह सब हुआ, लेकिन सत्य जस का तस रहा। क्या बात है, बहुत अच्छा। अंतिम कविता है। जी जी, स्वागत। सप्त स्वरों के मध्य का मौन। तुम उन कविताओं की तरह हो मुझमें जो झरती हैं मुझसे पर दिखाई नहीं देती। तुम उन कविताओं की तरह हो मुझमें जो झरती हैं मुझसे पर दिखाई नहीं देती, और जो भी उस लिपि को पढ़ सकने में समर्थ है मौन हो जाता है। मेरी देह के अनहद में घुल मिल चुके कोई अनूठा सप्त स्वरों के मध्य का मौन हो। जब किसी क्षण कोई ध्वनि तरंगित होती है, मौन में छिपा वह संगीत जो भी सुन लेता है अपनी सुध-बुध भूल जाता है। मेरी देह के अनहद में घुल मिल चुके कोई अनूठा सप्त स्वरों के मध्य का मौन हो। जब किसी क्षण कोई ध्वनि तरंगित होती है, मौन में छिपा वह संगीत जो भी सुन लेता है अपनी सुध-बुध भूल जाता है। मेरे भीतर बहती रहती है गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी। संगम किनारे बैठी स्वयं को देखती रहती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती। लहरें आती हैं चुपचाप मुझे छूने, स्वरों को मुझ में लहरें आती हैं चुपचाप मुझे छूने, स्वयं को मुझ में महसूस करने। उनके कोलाहल से मुझ पर कुछ चिन्ह अंकित हो चुके हैं। लहरें आती हैं चुपचाप मुझे छूने, स्वयं को मुझ में महसूस करने। उनके कोलाहल से मुझ पर कुछ चिन्ह अंकित हुए हैं। अब लोग मुझे शिला कहते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद श्रद्धा सुनील जी। चाय को लेकर और जीवन के कुछ और आयामों को छूते हुए स्त्री पर जो दृष्टिपात आपने किया है, एक नया स्वर है आपके पास। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत आभारी हूँ। चाय की बात सुनाई तो मुझे एक गीत की पदावली याद हो आई। चुस्कियों में दिन भी गया है बट, दोपहर के बाद होती खतों की आहट। वो तो अब कम हो गई है, लेकिन दोपहर के बाद होती खतों की आहट। रंग मौसम के सुहाने लौट आए, लौटता एहसास फिर शोक बचपन सा। दिन खनकता है सुबह से शाम कंगन सा। तो खैर, आपने जीवन को जिस यथार्थ से जोड़ा वो एक अलग बात है। बहुत आपका आभारी हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ संध्या नवोदिता जी को, जो कि प्रयागराज के रहने वाली हैं, कवि हैं, अनुवादक हैं, पत्रकारिता भी करती हैं कहा जाए तो। जिसे मैंने कवि कार्यकर्ता होने की बात कही थी, वो उनके भीतर है। और उनका एक संग्रह प्रकाश है जिसे तुम देह से नहीं सुन सकते, उसकी तैयारी में लगी हैं। बहुत सारी पत्रिकाओं से, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी हैं, आकाशवाणी में उद्घोषिका भी रही हैं और ब्लॉग और वेब पत्रिकाओं में शिरकत की है। जन आंदोलनों का एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं वे प्रयागराज में। कभी कभी कोई ऐसा औचक वीडियो डाल देती जिसे देखकर हमारा मन विचलित होता है। फिदेल कास्ट्रो के कुछ भाषणों और वक्तव्यों का उन्होंने अनुवाद किया है, और सीमांत बुआ के भी कुछ आलेखों का, और कुछ
माया एंजेलो और अन्य कवित्रियों की कविताओं का भी अनुवाद उन्होंने किया है। कई पत्र पत्रिकाओं में हम उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्त्री मुक्ति भी उनके लेखन का एक विषय है और स्त्रियों पर उनकी बहुत सारी कविताएं हैं और एक खास तरह की सीरीज भी उन्होंने लिखी है जो बहुत ही रोमांचक तरीके से सराही गई थी उन दिनों जब वे लिख रही थी। शायद उसका समापन हो गया हो। इनकी एक कविता का एक अंश मैं सुनाता हूँ और इसी से इनका आह्वान करता हूँ। औरतों ने अपने तन का सारा नमक और रक्त इकट्ठा किया अपनी आंखों। औरतों ने अपने तन का सारा नमक और रक्त इकट्ठा किया अपनी आंखों में और हर दुख को दिया उसमें हिस्सा। हजारों सालों में बनाया एक मृत सागर, हजारों सालों में बनाया एक मृत सागर। आंसुओं ने कतरा कतरा जुड़कर कुछ नहीं डूबा जिसमें औरतों के सपनों और उम्मीदों के सिवाय। ये जो एक तरह का पेसिमिस्टिक वातावरण होना है इन्होंने, जाहिर है कि स्त्री सबसे निकट जीवन को देखती है और जीवन की विडंबनाओं से सबसे पहले वही जुड़ती है जो कभी खामोश रहती है लब सिलकर और कभी होठ खोलती है मुखर होकर। तो ऐसी मुखर कवयित्री और प्रखर कवयित्री प्रयागराज से संध्या नवोदिता जी को आह्वान करता हूं, आमंत्रण करता हूं अभिवादन के साथ कि वे आएं और अपनी कविताएं पढ़ें और जिसमें कि कई रंग वे समाहित करें जिससे कि हम संध्या नवोदिता को उनकी कविताओं से पहचान सकें एक शैलीकार के रूप में। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया ओम निश्चल सर और बहुत ही अच्छे श्रोता बंधु आज हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस आयोजन का हिस्सा हूँ। आदरणीय रामदर्श मिश्र जी के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। रविशंकर जी की गजल से, बहुत सुंदर गजल से शुरुआत हुई और फिर वेद मित्र जी का बांसुरी वादन बहुत सुंदर सुना, पूरा माहौल बन गया और जिस तरह से आप संचालन कर रहे हैं उसने कार्यक्रम को एकदम बांध लिया है। अभी मैं श्रद्धा जी की कविताएं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुनकर। आदरणीय माया अमृत जी हमारे साथ हैं, तुलिका जी हैं, राजेंद्र दानी जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कविताओं के प्रेमी हमारे साथ आज हैं। मैं कुछ कविताएं आपसे साझा करूंगी और मेरी ये कोशिश होगी कि उन कुछ कविताओं में आप भी मेरे साथ बहें, मेरे साथ रहें। तो मैं शुरू करती हूँ। सुनो जोगी श्रृंखला की कुछ कविताएं सुनाऊंगी। अभी वसंत गुजरा है और ऐसे कहें, बाजार की भाषा में कहें तो प्रेम के दिन चल रहे हैं, ऋतुओं की भाषा में कहें तो भी प्रेम के दिन चल रहे हैं और मनुष्य की भाषा में कहें तो सतत प्रेम चलना चाहिए जो चल रहा है। बिल्कुल, मैं ऐसे ही देखती हूँ। तो आप सबको समर्पित मेरी ये कविताएं जिनमें आपको प्रेम भी मिलेगा और दुनिया के दूसरे रंग भी मिलेंगे। स्वागत स्वागत संध्या जी। पहली कविता से मैं शुरू कर रही हूँ कि मेरे पास चिड़िया है, चिड़िया के पास है पंख, पंखों के पास है परवाज और परवाज के पास है सारा आसमान। पंख, चिड़िया, परवाज, आसमान और मैं, ये रिश्ता बहुत पुराना है। दूसरी कविता है, छोटी सी है ये भी। गलती वहीं हुई थी, तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है, तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। हाँ, गलती वहीं हुई थी, गलती वहीं हुई थी जब मैंने कहा तुम मुझको चांद लाके दो और मेरे चांद पर मालिकाना तुम्हारा हो गया। और अगली कविता है, कुछ लोग सोचते हैं प्यार का अनुवाद लव, इश्क या प्रेम होता है। नहीं, प्यार का अनुवाद हृदय होता है और अगर ऐसा नहीं होता किसी तकनीक की खामी के चलते तो हृदय केवल एक पंपिंग मशीन होता है जो रात दिन चलकर भी कहीं नहीं पहुंचता। और अब मैं कुछ कविताएं सुनो जोगी श्रृंखला की सुनाऊंगी
उसके पहले एक कविता और उसके बाद में कुछ कविताएं सुनो जोगी श्रृंखला से। जी जी, स्वागत स्वागत। मैं हरेपन में बोलती हूँ, मैं हरेपन में बोलती हूँ, आप मेरा अनुवाद हरितिमा में कर सकते हैं। जब आप मुझे चुप करेंगे मैं कोपलों में उगाऊंगी, जब रोकेंगे नजरों से ओझल करके मैं आपकी आंखों से बह रही होंगी। आप मुझे जाने देंगे और खुद को जाता हुआ देखेंगे मुझ में। मैं आपके भीतर हूँ ठीक वहीं, मैं आपके भीतर हूँ ठीक वहीं जहाँ रुधिर का प्रवाह सबसे तेज। आप हथेली रखेंगे वहां और मैं आपकी उंगलियों के पोरों में धड़क जाऊंगी। क्या बात है। सबसे ज्यादा मुखर हो जाऊंगी मैं आपके मौन में। बहुत खूब संध्या जी। धन्यवाद सर। और ये कविता है रागों में मालकौंस, और इस कविता से मैं सुनो जोगी श्रृंखला की कुछ कविताएं साझा करूंगी आपसे जी। और ये निवेदन भी करूंगी कि आप भी जोगी के साथ कुछ पल रहे। किन योगी के साथ? सुनो जोगी। जी। सुनो जोगी, जब कुछ नहीं होता तब तुम होते हो, जब सब कुछ होता है तब भी तुम ही होते हो। तुम रागों में मालकौंस होते हो, देवों में शिव, ग्रहों में पृथ्वी और असीम में अंतरिक्ष। मृत्यु तुम हो जोगी, जीवन तुम, प्रेम और अप्रेम तुम। तुम शून्य होते हो, तुम ही होते हो सृष्टि, तुम होते हो अस्तित्व और तुम ही विस्तार। इंद्रियों में दृष्टि हो तुम, प्रेम में मृत्यु, जीवन में होना हो तुम। और फिलहाल मैं मृत्यु के गहन आलिंगन में जीवन के पूरे उत्ताप से भरी तुम्हारी निशब्द निसंग घाटी में गहरे उतर रही। और कविता है मुझे मेरा पता दे दो। फिर से वही कि सुनो जोगी। सुनो जोगी, मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मेरे आंसुओं में हो इतना खारापन कि तुम्हें जिंदगी का नमक दे सके। मेरी मुस्कान में दहके सितारे जिनकी रोशनी एक सड़क बनाए जो सीधा तुम तक आती हो। सुनो जोगी, दुनिया एक विराट भूल भुलैया है जिसे हमारे लहू की अनगिनत नलियां जोड़ती हैं। मैं इन्हीं में डूबती उतराती हूँ। तुमसे मिलना खुद से मिलना है, तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी। मैं अपने ही वियोग में बहती हूँ, अपनी ही छांव में नरम होती, अपनी ही धूप में जलती हूँ। सुनो जोगी, मुझे अपना पता दे दो। सुनो जोगी, मुझे मेरा पता दे दो। बहुत सुंदर, बहुत खूब संध्या जी, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। एक और कोई रचना सुनाएं या दो, फिर इसका समाहार करें, क्योंकि लोग हो गए हैं कुछ आपकी शब्दावली में। इस कविता का शीर्षक है एनेस्थीसिया। जी। कि सुनो जोगी, जब तुम प्रेम तोड़ना धीरे धीरे तोड़ना, भरोसा तोड़ना तो एक छोटा एनेस्थीसिया देना। जोखिम भरे ऑपरेशन में भी मरीज को कहा जाता है चिंता की कोई बात नहीं। जहर भी मीठी खीर में देने का आत्मीय रिवाज। मर रहे व्यक्ति के मुंह में जल दिया जाता है, ये जानते हुए भी कि जल अब जीवन नहीं दे पाएगा। हम मृत्यु भोज करने और खाने वाली जमात हैं। कठिन और अधूरी चढ़ाइयों में कहते हैं
बस जरा और अपने युद्ध हारे हुए वीरों की शौर्य गाथाएं गाते हैं। वैसे मुझे आज ही पता चला कि दिल टूटने के लिए होता है, भरोसा एक किताबी बात है। धोखे पर टीवी सीरियलों और फिल्मों का एकमात्र कॉपीराइट नहीं है, और इस पूरे वाकये में तुम्हारा नाम महज एक इत्तेफाक है। अब जैसा आपका आदेश हो, आप कहिए तो मैं एक अंतिम सुना सकती हूँ और यहाँ पर समापन भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये समाहार कविता सुनाए। जी, क्या मतलब एक सुनानी है और कि यही पर बस? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाएं। हम समझ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुधी लोग हैं, तो थोड़ी सी एक कविता प्रतीकों में है, तो मैं वो आपसे साझा करना चाहती हूँ। यहाँ अनेक प्रतीकवादी हैं, सब समझ लेंगे, चिंता न करें, सुनाएं। वह कौन चंदन वृक्ष है, सुनो जोगी, वो कौन चंदन वृक्ष है जिसके गिर्द मैं लिपटी हूँ नाग सी कि विष मेरा शांति ही नहीं होता। सुनो जोगी, वो कौन चंदन वृक्ष है जिसके गिर्द मैं लिपटी हूँ नाग सी कि विष मेरा शांति ही नहीं होता। दाह होता ही रहता है निरंतर, मैं वासुकी की वंशज क्या मथती हूँ अनंत जन्मों तक कि रत्नों से भरा समंदर भी जहर उड़ेल देता है मेरे मुंह पर। कोई शिव नहीं अवतरित होते, नहीं आते कैलाशपति गले का हार बनाने, कि वे भी बस देवताओं के ही देवता हैं। क्या है कि मैं तक्षक सी छुप के खोजती हूँ स्वर्ग का द्वार, मैं नीली होती जाती हूँ, ये अग्नि तीव्र है सब भस्म करने वाली, कोई आस्तिक नहीं आती मुझे बचाने। ये कैसी व्याकुल प्यास है अमृत की कि राहु की तरह बेचैन हो बैठ जाती हूँ भद्रजनों की पात में, और कीमत सर देकर चुकाती हूँ। रूप और गुण दोनों ही छलते हैं, फिर भी वो होते हैं देवता, मैं अवगुणी अपने ही विष में बुझी जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब संध्या जी, तुम्हें शून्य हो, तुम्हें सृष्टि और शून्य और सृष्टि के महाविस्तार में कवि की ये चाहत कि भाषा वो रचे जो हृदय पहुंचे, रोशनी ऐसी हो जो सड़क बनाती हुई दिखे। और योगी से आपका संवाद बहुत खास तरह का विलक्षण अर्थ देने वाला है, और ये सीरीज आपकी कपरी हो, ये इस कामना के साथ। संध्या जी, आपने प्रयागराज से जैसे लगा कि फिर आपने एक इस मौसम का और आंगन लीप दिया है, और सारे लोग बहुत ही आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, जो टिप्पणियां मिल रही हैं। आपका चुनाव बहुत अच्छा है। डॉक्टर रश्मि झा जी कह रही हैं, जो आईटी प्रोफेशनल हैं आईपी यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत आपका आभार। और अब हम चलते हैं शंकरानंद जी की ओर, जो युवा कवि हैं और खगड़िया बिहार से आते हैं, और बड़ी धीमी पदचाप के साथ हिंदी कविता के कुछ अच्छे हस्ताक्षरों में वे शुमार हो रहे हैं। उनके कई संग्रह आ चुके हैं, लेकिन इनकार की भाषा मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा कि लोकतंत्र में जो आवाजें खत्म की जा रही हैं, प्राण प्रजातियों का लोप हो रहा है, न्याय की तलाश में आदमी भटक रहा है, और जो नहीं लौट रहा उसके लौटने की उम्मीद, और तमाम तरह से पतन की ओर जाती मनुष्यता का जो ग्राफ पढ़ने की कोशिश है, वो शंकरानंद में बहुत ही सघन है। बल्कि मैं कहूँ कि उनकी संवेदना में कभी की वेदना का आयतन निरंतर सघन हो रहा है। धीरे धीरे आवाज उठाने की संभावनाएं खत्म होने के प्रति इस कवि की चिंता भी जन्म लेती है। और मैं कहूँ कि शिल्प पर ये भले ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी इसका अंदाजे बयां बहुत ही मोहक है और बहुत ही मार्मिक है। इनकार की भाषा से उनकी एक कविता मुझे अभी भी मेरे जहन में है, जो कि पूरी पृथ्वी विदर्भ है, ये कविता है। और इसका केवल एक अंश पढ़ता हूं, आप देखें उनका तापमान क्या उनकी कविता का। ये समय बीज के स्वप्न का है, जब खाली खेत से दानों की पुकार उठ रही है। ये समय बीज के स्वप्न का है,
जब खाली खेत से दानों की पुकार उठ रही है, वे दाने आस बनकर लौटना चाहते हैं एक किसान के लिए। जिन घरों से रोने की आवाज उठ रही है, वो कोई रईस नहीं होगा। कौड़ी के दाम में अनाज बेचकर लौटा किसान होगा कर्ज में। वो कोई रईस नहीं होगा। कौड़ी के दाम में अनाज बेचकर लौटा किसान होगा कर्ज में डूबा, जिसकी मृतक देह से छूट नहीं रहा जीवन। मुट्ठी में दाने हैं, मुट्ठी में है दोने जैसे बीज। अब उन दानों को खेत नहीं आग मिलेगी राख हो जाने के लिए। ये शोक का समय है जब जल रहा है बीज और स्वप्न। धुआं धुआं एक किसान के लिए पूरी पृथ्वी विदर्भ है। ये कविता जब मैंने पढ़ी थी तो अचानक मुझे अरुण कमल याद हुआ थे, बिहार के ही हिंदी की मुख्य धारा के जाने माने कवि, जिन्होंने एक कविता में पूछा था, क्या तुम जानते हो कि जब तुम खा रहे थे तब कोई जान दे रहा था? विदर्भ, अबोहर और मदुरै में। और उनकी अनेक कविताएं हैं, जैसे मैं कौर उठाता हूं कोई आवाज देता है। तो इस तरह से विदर्भ का जो ये है, और फिर शंकरानंद जैसे उसका प्रत्युत्तर देते हो। अपनी कवि परंपरा को सावधानी से अनुश्रवण करने वाला कवि जैसे कहता है कि हाँ, एक किसान के लिए, मुझे मालूम है, एक किसान के लिए पूरी पृथ्वी ही विदर्भ है। तो ऐसा कवि जो अपनी शिल्प विहीनता में भी, अपने अंदाजे बयां में और अपने चिंतन में और अपनी कवि चिंता में मुखर किसानों, मजदूरों और अपने पिछड़ी जमीन के लिए चिंतित रहने वाला कवि ही हमारे समय का एक आगे चल के बड़ा कवि हो सकता है। शंकरानंद से आग्रह करता हूं कि वे आए और अपनी कविताएं सुनाएं, वे कविताएं जिनसे उनके उस इलाके के होने की पहचान भी मिले, क्योंकि स्थानिकता ही वैश्विक कवि होने की पहचान दिलाती है। स्वागत और अभिनंदन शंकरानंद जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी स्वागत। आज की शाम जी आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है कि रामदास मिश्र जी और आप, माया जी, संध्या जी, सब लोगों के साथ मेरा इस तरह का अनुभव बहुत रहा नहीं है, हाँ, इस तरह के माध्यम से कविता पढ़ने का। लेकिन आपने कहा तो मुझे लगा कि आदेश स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, आपका स्वागत मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बिहार से पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं। जी तो मैं कविताएं सुना रहा हूँ। मेरी पहली कविता है, उसका शीर्षक है भूल जाना। कि बहुत दिन हुए पुरानी गलियों से गुजरे, पता नहीं वह दुनिया कब पीछे छूट गई। नई जगह में नया रंग मिला मौसम का, बदल गया जीने का पहाड़ा। रोज के एकांत और तनाव में धूसर और उदास दिन आए। वे इतने जिद्दी हैं कि फटकार के बाद भी चौखट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं हैरान हूँ स्वप्न में उन चेहरों को देखकर जिनका साथ वर्षों पहले छूट गया। उनमें से कोई भी अब मुझे नहीं पहचानता। अब जिन लोगों के साथ मेरे दिन बीत रहे हैं, मैं उन्हें रत्ती भर नहीं जानता। वे उस नक्शे की तरह हैं जिनमें रहस्य के अलावा कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये कविता है जगह की कमी। शीर्षक है जगह की कमी। इतनी बड़ी पृथ्वी पर मुश्किल है एक बच्चे का आजादी से खेलना। इतनी पाबंदियां हैं कि लोग हौसला नहीं, हिदायतें दिया करते। रुक जाते हैं उनके पांव जो आसमान नापने के लिए बने। चुप हो गई उनकी आवाज जिसमें नई भाषा का जन्म होना था। रंगों की थकान उन्हें बुला रही है। खाली दीवारें इंतजार में हैं कि उनकी रंगत बदल जाए। खिलौने बुझे हैं, तस्वीरें उदास। बच्चे कुछ भी करें तो वह कबूल नहीं होगा। जिद पर गिरेगा हजार मन पानी, एक दिन खत्म हो जाएगी कुछ करने की यह बेचैनी। कहने वाले उनकी शांति की मिसालें देंगे, जबकि वे नहीं जानते कि इस शांति में कितनी कलाओं के सब दफन हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मार्ग। ये एक कविता है मुकदमा। कि जितनी खाने के लिए रोटी मिलती है उससे ज्यादा बार दौड़ना पड़ता है कचहरी। कि जितने खाने के लिए, एक धुर जमीन के लिए, नाली के पानी के लिए,
एक बकरी के लिए, 4 कबूतर के लिए, कि कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी फंसा सकता है, जेल हो सकती है, हो सकता है कि इसी आने जाने और हाजिरी लगाने में बीत जाए उम्र। मुकदमा एक फंदा है इन दिनों, डाला जा सकता है किसी के गले में और तबाह की जा सकती है चैन और शांति से जीने की उसकी इच्छा। एक कविता है नींद में आग। ये अखबार में खबर है कि 40 से ज्यादा लोग आग में जलकर मर गए। इस खबर के साथ आग की तस्वीर है, रोने वाले परिजनों की तस्वीर है, सरकार के खेद की तस्वीर है, पर उनकी तस्वीर नहीं है जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। क्या बात। जो जलकर मरे वे नींद में डूबे हुए थे काम की थकान के बाद। वे भी नींद में थे जो जानते थे कि आग लगने से बचने का नहीं है अगर कोई उपाय, तो एक ना एक दिन यह तबाही तय है। कि जो जलकर मरे वे नींद में डूबे हुए थे काम की थकान के बाद। वे भी नींद में थे जो जानते थे कि आग लगने से बचने का नहीं है अगर कोई उपाय, तो एक न एक दिन यह तबाही तय है। फर्क सिर्फ नौकर और मालिक होने का है। क्या बात। कि जो मालिक थे जी, फर्क सिर्फ नौकर और मालिक होने का है कि जो मालिक थे वे फैक्ट्री से बाहर थे, इसीलिए बच गए आग लगने के बाद। वे फैक्ट्री की रंगाई पुताई के बाद फिर नौकरों की बहाली का विज्ञापन निकालेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार। बहुत खूब भाई शकरानंद जी, बहुत खूब, बहुत प्यारी कविताएं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। एक कविता है सतह पर। जो सबसे कठोर है वह पत्थर है, उसका भविष्य टुकड़ों में बिखरना हो सकता है। इस बुरबुरी दुनिया में जहाँ एक हंसी भी असंख्य फूलों की तरह झरती है रात भर, सुबह वह सबसे कठोर पैरों के नीचे बिछी मिलती है। तब पता चलता है कि भरोसा करना, किसी को रास्ता देना या किनारे होने जितना आसान नहीं। पत्थर तो एक बहाना है, असल बात है मनुष्य बनने की सरलता से इनकार। कि पत्थर तो एक बहाना है, असल बात है मनुष्य बनने की सरलता से इनकार करना। जैसे ही कोई सामने आता है चींटी और दूध जितना मुलायम, पैर नहीं रुकते, आंखें पलके झपका लेती हैं। जघन्य अपराध इसी तरह हुआ करते हैं। जघन्य अपराध इसी तरह हुआ करते हैं, भीड़ या सुनसान में, और चश्मदीद एक भी नहीं होता। एक कविता है अर्जियां। ये आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा हैं अर्जियां। आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा हैं अर्जियां। सुबह की शुरुआत और रात के उफान की सतह भरी है उन पदचापों से, जो आने के बाद लौटती नहीं, वहीं बस जाती हैं चौखट खाली होने की आस। ये धूप का जीवन जिएंगी या धूल की तरह घुल जाएंगी हवा में, पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि किसी की सांस इन अर्जियों में पिन की तरह नभती है। एक कविता है शोक की भाषा। जी जी। कि जीवितों के शब्द कब अंतिम हो जाए। ये कुछ कविताएं हैं जो कोरोना काल के बीच लिखी गई है। जी जी। तो मुझे लगता है कि उनमें से भी कुछ कविताएं मैं पढ़ूं। हाँ सुना। तो उसी में से जी एक कविता है शोक की भाषा। कि जीवितों के शब्द कब अंतिम हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसीलिए गौर से सुनता हूँ पुकार की भाषा। शोक की भाषा, गिलानी की भाषा, क्रोध की भाषा सब एक जैसी हो गई है। कहने से कुछ पता नहीं चलता, बार बार फंसता है गला, जैसे रुक रुक कर होती है बारिश, धरती आसमान देखती रह जाती है। ठहर गई मनुष्य के हिस्से की यातनाएं जिद की हद तक नमक में बदल गई है। अब इनके बीच गलना है या गलना है का होने की तरह चले गए पिता। सब कुछ बाकी रह गया धरा का धरा, अब वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो स्याही सूख रही है जिससे लिखते थे वे, पानी का गिलास धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। उनकी कुर्सी पर रोज पहले से अधिक धूल भर जाती है,
जबकि रोज पोंछा जाता है उसे। हर चीज जो उनके छूने भर से जिंदा हो जाती थी, इन दिनों वह सब मरती हुई दिखाई दे रही है। ये शौक है या गुस्सा, उन चीजों का पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि घर की हर ईंट की रंगत उतर गई। बहुत अच्छा। अब एक आखिरी कविता से समाहार करें शकरानंद जी। जी बस इसके बाद एक पढ़ के, या यही कहेंगे तो यही मैं छोड़ दूंगा। नहीं, इस कविता के बाद वो समाहार कविता रहे। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो मैं रोता हूँ तो थक कर चुप हो जाता हूँ, उनकी डायरी का रोना तो दिखता भी नहीं। उनके लिखे और कहे की आवाज दिन रात गूंजती है, बस एक कांपती और कलपती हुई आवाज, जैसे कोई घसीट कर ले जा रहा हो उन्हें और वे जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आखिरी कविता है पुल का काम, कि जैसे इस पुल का काम अधूरा है, उसी तरह असंख्य पुल अभी तक बन नहीं पाए। जैसे इस पुल का काम अधूरा है, उसी असंख्य पुल अभी तक पाए कि उन्हें बनना था समय के भीतर। ये पुल बनाने का कई बार लाए गए पत्थर के साथ, सारी की सारी तैयारी हुई और काम बंद हो गया। कारीगर बेरोजगारी में कुछ और करने लगे, मजदूर कहीं और चले गए, जबकि सब कुछ तय है तारीखों के अनुसार और कमी नहीं कोई, फिर भी तैयार नहीं हो रहे पुल। कि न जाने कौन सी मुश्किल आ जाती है कि बहुत तेजी से चलने वाला काम ठप हो जाता है सहसा, कि मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं तैयार हो रहे ये पुल। इन दिनों जबकि खाई पर खाई बनती जा रही है, छोटी दूरियां भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस पार और उस पार के लोग दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, इस हद तक कि उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ऐसे में बहुत जरूरी है एक पुल जो मिलने के मौके दे, जो हर दूरी को खत्म करे, उन्हें मिला दे जिन्हें कब का एक हो जाना था, पर वे एक नहीं हुए और तबाह होते रहे। इतना जरूरी होने के बावजूद कोई है, अंतिम पंक्तियां हैं, इतना जरूरी होने के बावजूद कोई है जो पुल को पसंद नहीं करता। वह एक तरफ बना रहा है खाई के बाद अनगिन खाई, और दूसरी तरफ बहुत चालाकी से अधूरा छोड़ रहा है हर पुल। जैसे ही पूरा होने को होता है, वह पुल बनाने का काम छोड़ देता है। धन्यवाद। बहुत खूब शकरानंद जी, बहुत खूब। पुल बनना कितना मुश्किल है, वो आदमी आदमी के बीच हो या जमीनी हकीकत हो, पुल ही है जो नहीं बन पा रहा है। ऐसी एक कहानी जानकी पुल भी पढ़ी थी हमने। जी जी, ये पुलों की राजनीति ही हमारी राजनीति का असल चेहरा है। न पुल बनता है, जी लोगों के बीच पुल बनते हैं। कुछ लोग ईंटें खिसकाते रहते हैं, कुछ लोग खाइयां बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शकरानंद जी। और अब हम इसलिए मायामृग जी यहाँ पर हैं, और जाहिर है कि एक वरिष्ठ कवि हैं, वे बहुत ही परिपक्व कवि हैं, और जो लोग राजस्थान को जानते हैं, जय सिंह नीरज को जानते हैं, विजेंद्र को जानते हैं, नंद चतुर्वेदी को जानते हैं, विद्युराज को जानते हैं, नंद किशोराचार्य को जानते हैं, नंद भारद्वाज को जानते हैं, गोविंद माथुर, हेमंत शेष, सवाई सिंह शेखावत, इंद्रशेखर तत्पुरुष और त्रिभुवन इत्यादि को, उसी पीढ़ी के बहुत ही जीवंत कवि हैं मायामृग, जो शब्दों की दुनिया के बड़े पुराने नागरिक हैं। वे न होते तो जैसा मैंने कहा कि युवा कवियों को कौन इतने मन से छापता, लेकिन बोध प्रकाशन को उन्होंने एक अग्रणी प्रकाशन बना दिया। पहले मैं समझता था कि मायामृग कोई काल्पनिक नाम होगा, जैसे गीतकारों कवियों के नाम हुआ करते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोशिश नहीं की जानने की कि मायामृग के पीछे वो कौन सी असल शख्सियत है जो छिपी हुई है सरकारी या असरकारी दस्तावेजों में। खैर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मायामृग इतने अच्छे कवि हैं, केवल प्रकाशक नहीं, इतने अच्छे चिंतक हैं। उनकी डायरी, उनकी कविताएं, और बीच बीच में उनकी जो टिप्पणियां फेसबुक पर आती है, आप उन्हें पढ़ें तो लगेगा उनके भीतर एक चिंतक सांस ले रहा है, और उनसे बात करें तो बहुत उत्फुल्ल, बहुत बेफिक्र, जैसे कि उन्हें अपने कवि रूप पर न कोई घमंड हो, न कोई उसका ईगो हो, न कोई कवि होने का आवरण
मुलम्मा उनके ऊपर हो। तो क्योंकि लोग कविता को अध्यात्म कहते हैं, कविता को दर्शन कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, अशोक बाती भी कहा, लेकिन ये कहते हैं कि कविता प्रार्थना की पहली सीढ़ी। तो ये जो इस तरह की भाषा प्रयोग करता है, जिसकी कविता ऊर्ध्वमुखी होती, जीवन की तरफ होती है कविता। और माया मृग जी की कविताएं बहुत ही सीधी, सहज और ध्यानाकर्षी होती हैं, और उनके बीच बीच में इतने सुभाषित देते हैं जिससे जीवनानुभवों से उपजी हुई भाषा का अनुभव बनते जीवनानुभव, ऐसे कवि हैं। एक उनका अंश मैं पढ़ता हूं, आप देखें। एक बेहद ठंडी उदास कविता के पाठ से भी मिलती है खुशी। एक बेहद ठंडी उदास कविता के पाठ से भी मिलती है खुशी। खुशी खुलती जाती है भीतर से बाहर तक, शब्द अकेले अनाथ पड़े रह जाते हैं। खुशी पाठ में शब्द अकेले अनाथ पड़े रह जाते हैं पन्नों पर। अर्थ है कि चुपचाप चल देता है आधी रात को उठकर। ये उनकी कविता है, उदास कविता की खुशी। एक और अंश है कि सुख को चुनकर दुख को बुनकर, ये देखें इनका जो फकीरी मुद्रा है जो कविता में प्रकट होती है। सुख को चुनकर दुख को बुनकर, वक्त को धुनकर जो कहा कहता रहा तुमने, जो सुना वे ऋचाएं थी, वे आयतें थी जो गूंज रही थी हवा में। कविता नहीं, फकीरी थी। यही है जो कहते हैं पेड़ पुरखे हैं मेरे, संभाल लेते मुझे हर बार, गिरने के पहले सोख लेते हैं मेरी उदासी बाहों में भरकर। छांव में बैठकर मैं सिर पर तपते सूरज की धूप का सिर्फ अनुमान करता हूं, मैं ताप से मुक्त हूं, मैं पुरखों की छांव में हूं। ऐसी कविता करने वाला, भीतर भीतर डायरी लिखने वाला, रिपोर्टाज लिखने वाले, टिप्पणियां लिखने वाला, और बाहर प्रकाशक का मुलम्मा ओढ़े हुए थी। ये शख्स कितना ईमानदार, तार्किक और अपने मिजाज में फकीर है, इसकी मिसाल अब इनकी कविताएं ही है। मैं बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, अभिवादन से माया मृग जी को आमंत्रित करता हूं कि जिस संध्या में रामदास मिश्र जी बैठे हैं, एक पूरी शताब्दी, वहां पर वे अपनी कविताओं से इसको एक नया अर्थ दें, इसे और खोलें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन श्री माया मृग जी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मिश्र जी के प्रति भी मेरा अभिवादन, और सभी मित्र जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और उन सब के प्रति मेरा अभिवादन, नमस्कार। कुछ कविताएं कोशिश करूंगा, कुछ अलग अलग श्रृंखलाओं की कविताएं आप तक पहुंचाऊं। जी जी, स्वागत सर। कहा था फकीर ने मेरे पीछे मत आना। कहा था फकीर ने मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे आता कोई रास्ता मुझ तक नहीं आता। कहा था फकीर ने मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे रास्ता कोई मुझ तक नहीं आता, ना ही मैं चला जाता हूँ रास्तों के साथ कहीं। चलते रहने से बदलते रहते हैं रास्ते, चलते रहने से बदलते रहते हैं रास्ते। किसी के पीछे नहीं रहता कोई रास्ता, किसी के पीछे नहीं रहता कोई रास्ता। आगे हो कि न हो, होना वही होता है रास्ता। क्या बात। कदमों के निशान पर नहीं बनते नए निशान, कदमों के बनते नए निशान। फकीरों की बनाई लकीरें नहीं समझ सकते लकीर के फकीर, फकीरों की बनाई लकीरें नहीं समझ सकते लकीर के फकीर। मत पूछना कहाँ गया फकीर, पूछना किधर जाती है ये राह। मत पूछना कहाँ गया फकीर, मत मानना रोके जाने का बुरा मानना। रोके जाने का बुरा मत मानना, रोके जाने का बुरा मानना। मस्खरों के लिए नहीं होती कोई नसीहत, इसलिए संकोच मत करना। पूछते रहना हर साथ चलने वाले से, कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता किधर जाता है। क्या बात है। मस्खरों के लिए नहीं होती कोई नसीहत, इसलिए संकोच मत करना। पूछते रहना हर साथ चलने वाले से,
कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता किधर जाता है। कभी कभी पूछते रहना खुद से भी, कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता किधर जाता है। क्या बात। कभी कभी पूछते रहना खुद से भी, कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता किधर जाता है। शुक्रिया। उसके बाद फिर दूसरी। जी जी जी, जरूर जरूर। आप मैं पानी न हुआ, मैं पानी न हुआ, जो होता तो घुल जाता। मैं पानी न हुआ, जो होता तो घुल जाता, जो घुल जाता तो बह जाता, जो बह जाता तो पहुंचता कहीं, जो पहुंचता कहीं तो कुछ देखता नया। मैं पानी न हुआ, मैं पानी न हुआ, मैं पानी न हुआ, जो होता तो घुल जाता, जो घुल जाता तो बह जाता, जो बह जाता तो पहुंचता कहीं, जो पहुंचता कहीं तो कुछ देखता नया। मैं मिट्टी न हुआ, जो होता तो कुछ अकुआता भीतर। मैं मिट्टी न हुआ, जो होता तो कुछ अकुआता भीतर, जो अकुआता कुछ उपजाता, जो कुछ उपजाता तो कुछ पाता, जो पाता तो सहेज लेता अपनी भूख जितना। मैं मिट्टी न हुआ, मैं मिट्टी न हुआ, जो होता तो कुछ अकुआता, अकुआता तो कुछ उपजाता, उपजाता तो सहेज लेता अपनी भूख जितना। मैं धूप न हुआ, जो होता तो तप्त, मैं धूप न हुआ, मैं धूप न हुआ, जो होता तो तपता, जो तपता तो पिघलती जमी बर्फ, पिघलती बर्फ तो खुलते झरनों के मुंह, झरनों के साथ बहती मेरी भी शुभ इच्छाएं। मैं धूप न हुआ, मैं धूप न हुआ, जो होता तपता, जो तपता तो पिघलती जमी बर्फ, पिघलती बर्फ तो खुलते झरनों के मुंह, तो झरनों की कलकल में मेरी भी आवाज होती। मैं हवा न हुआ, जो होता तो रमता सांसों में तुम्हारी। मैं हवा न हुआ, मैं हवा न हुआ, जो होता तो रमता सांसों, बसता कहीं भीतर, जो बसता तो जीता, जो जीता तो जानता जीने का अर्थ। मैं हवा न हुआ, इतना सही तो करना था बस, इतना सही तो करना था बस। पानी में पानी हो लेता, हवा में हवा, धूप में तपता धूप होकर तो झरनों में मेरी भी आवाज होती। इतना सही तो करना था, इतना सही तो करना था। पानी में पानी हो लेता, हवा में हवा, धूप में तपता धूप होकर तो झरनों में मेरी भी आवाज होती। अपने होने को जाने कहां कहां ढूंढा, बस वही नहीं ढूंढा जहां था मैं। अपने होने को कहां कहां ढूंढा, बस बहुत वही खूब नहीं माया ढूंढा जी, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात जी। शुक्रिया। सुनाता हूँ, ये प्रेम का मामला है ना। तो जी जी जी, अवश्य अवश्य, बहुत ही मौजूद है। सती घाट पर बुहारे गए फूल, पत्तियां चावल और रोली नदी का हिस्सा नहीं है। सती घाट पर बुहारे गए फूल, पत्तियां चावल रोली नदी का हिस्सा नहीं है। नदी का हिस्सा तो यह घाट भी नहीं, वे पंडे भी नहीं जिनका दावा है कि गंगा उन्हीं के लिए उतरी शिव की जटाओं से। नदी का हिस्सा यह घाट भी नहीं, वे पंडे भी नहीं जिनका दावा है गंगा उन्हीं के लिए उतरी है जटाओं से। दोनों किनारों पर उग आए छोटे छोटे मंदिर, मंदिर में बैठी अनगढ़ मूर्तियां, मूर्तियों के सामने जलती इधर उधर से बटोरी गई धूप बत्तियां। पूजा के नाम पर बुदबुदाए जाते मंत्र भी हिस्सा नहीं है नदी का। क्या बात। मंदिरों, दोनों किनारों पर उगाए छोटे छोटे मंदिर, मंदिरों में बैठी अनगढ़ मूर्तियां, मूर्तियों के सामने जलती इधर उधर से बटोरी गई धूप बत्तियां। पूजा के नाम पर बुदबुदाए जाते मंत्र भी हिस्सा नहीं है नदी का। बड़ का पेड़, पेड़ पर कूदते बंदर,
और बंदरों पर लिखी शास्त्रीय कथाएं। बड़ का पेड़, पेड़ पर कूदते बंदर और बंदरों पर लिखी शास्त्रीय कथाएं, डालियों पर लटकते कुछ लाल कपड़े, कुछ अधफटी चुन्नियां, चुन्नियां में सुरक्षित है गोटा किनारी और गोटे से बने सितारे और फूल। चुन्नियां कि जिनमें सुरक्षित है गोटा किनारी और गोटे से बने सितारे और फूल, कितनी ही बरसातें झेलकर रंग बचाकर भी कभी हिस्सा नहीं हुए नदी का। सती घाट पर गुहारे गए फूल, पत्तियां, चावल, रोली नदी का हिस्सा नहीं है। नदी का हिस्सा तो घाट भी नहीं, वे पंडे भी नहीं जिनका दावा है गंगा उन्हीं के लिए उतरी है शिव की जटाओं से। दोनों किनारों पर उगाए मंदिर, मंदिर में बैठी अनगढ़ मूर्तियां, मूर्तियों के सामने जलती इधर से बटोरी गई धूप बत्तियां, पूजा के नाम पर बुदबुदाए जाते मंत्र भी हिस्सा नहीं है नदी का। बड़ का पेड़, पेड़ पर कूदते बंदर और बंदरों पर लिखी शास्त्रीय कथाएं, डालियों पर लटकते लाल कपड़े और कुछ अधफटी चुन्नियां, चुन्नियां के जिनमें सुरक्षित है गोटा किनारी, कितने ही बरसातें झेलकर रंग बचाकर भी कभी नहीं हिस्सा हो सके नदी का। सीढ़ियों पर बिखरा जन्मों का पुण्य, सदियों के पाप और पुण्य निवारण के उपाय, महामृत्युंजय जपते त्रिपुंडधारी पंडितों को पता नहीं है नदी का हिस्सा होना कैसे होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। सीढ़ियों पर बिखरा जन्मों का पुण्य, सदियों के पाप और पाप निवारण के उपाय, महामृत्युंजय जपते त्रिपुंडधारी पंडितों को पता नहीं है नदी का हिस्सा होना कैसे होता है। वे अपने हिस्से का जीना सीख पाए नदी से, इससे अधिक हिस्सा नहीं आया उनके हिस्से। वे अपने हिस्से का जीना सीख पाए नदी से, इससे अधिक हिस्सा नहीं आया उनके हिस्से। और एक वह जो आते ही हो गया हिस्सा नदी का, और एक वह जो आते ही हो गया हिस्सा नदी का, जिसमें कल तक बहती थी एक नदी, उतरी सीढ़ियां जिसके भीतरी घाटों तक, एक बुढ़ापे बड़ को उसकी छाया को बचाता रहा उम्र भर, फूल पत्तियां घाट पर छोड़कर जो उतर गया धारा में, बिना जाने की कहां ले जाएगी नदी। एक बुढ़ाते बड़ को उसकी छाया को बचाता रहा उम्र भर, फूल पत्तियां घाट पर छोड़कर जो उतर गया धारा में, बिना जाने कहां ले जाएगी नदी। नदी में बह जाना नदी पर किया गया अटूट विश्वास है। नदी में बह जाना नदी पर किया गया अटूट विश्वास है। विश्वास जैसा वह करता था अपने आप पर, अपने प्रेम पर, कह न सका जो नदी से कि तुम बहती हो मुझ में सदियों से। बहुत सुंदर। कह न सका जो नदी से था, नदी में वही हुआ नदी का हिस्सा जो कह न सका तुम ही बहती हो मुझ में सदियों से। तुम किसके हिस्से की नदी तलाशने आए हो? बहुत खूब। तुम किसके हिस्से की नदी तलाशने आए हो? यहाँ मुक्ति नहीं होती, ये प्रेम का मामला है, जरा अलग है, समझ आते आते आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके हिस्से की नदी तलाशने आए हो? किसके हिस्से की नदी तलाशने आए हो? यहाँ मुक्ति नहीं होती, ये प्रेम का मामला है, जरा अलग है, समझ आते आते आएगा। बहुत बढ़िया। समाप्त करूंगा एक बार कोई जी, और पढ़ूया हो गया कार्यक्रम संपन्न मेरी तो। एक कविता से समाहार करें। एक कविता, ठीक है। एक कविता थोड़ा भिन्न करें जी। नीले स्वेटर पर चिड़िया। मुझे नहीं पता यहाँ जो जितने भी मित्र यहाँ ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उनमें से कितने लोगों को हाथ से सलाइयों से स्वेटर बुनने के बारे में पता है। डॉक्टर रक्षा तिवारी जी हैं सोनभद्र से, बहुत ही गीतकार हैं, जानते हैं। तो और भी लोग, हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानते होंगे दो सलाइयां कैसे स्वेटर बुन देती हैं। जी जी। तो बस इतनी सी कला है, और जिसको नहीं आती वो कविता सुनने के बाद शायद सीख जाएंगे। ठीक है।
चलिए, नीले स्वेटर पर चिड़िया, कितने सारे फंदे, कितने सारे घर, सलाई में ऊन लपेट करके फंदे डाले जाते हैं जी जी, और दूसरी सलाई उस फंदे को अपने साथ लेकर के आती है, तो थोड़ा ऊन, एक एक्स्ट्रा ऊन साथ लेकर आती है। जब वो दूसरी सलाई में चला जाता है उसको घर बोलते हैं। बस इतनी सी तकनीक है। कितने सारे फंदे, कितने सारे घर, इससे क्या बुनेगी स्त्री, क्या क्या बुनेगी स्त्री, कि बुनते बुनते बुना जाएगा सिर्फ एक स्वेटर। कितने सारे फंदे, कितने सारे घर, इनसे क्या बुनेगी स्त्री, क्या क्या बुनेगी स्त्री, कि बुनते बुनते बुना जाएगा सिर्फ एक स्वेटर। घर में फंदे हैं, फंदों में घर हैं। घर में फंदे हैं, फंदों में घर हैं। एक फंदे से निकलती सलाई दूसरे घर को ले आती है अपने साथ, और स्त्री बुनती है वह सब जो उधेड़ा गया है पहले कितनी ही बार। नहीं भूली अब भी वह बुनना एक चिड़िया, स्वेटर के बीचों बीच सुनहरी ऊन से। अब भी नहीं भूली वह बुनना एक चिड़िया, स्वेटर के बीचों बीच सुनहरी ऊन से। उड़ान न बुनी जा सके भले, पर बुनी जा सकती है चिड़िया। उड़ान न बुनी जा सके भले, पर बुनी जा सकती है चिड़िया। एक चिड़िया जो पंख फड़फड़ाना न भूली हो। घरों के बीच स्त्री, घरों के बीच है स्त्री, फंदों के बीच है। न फंदे छूटते हैं न घर छूटते हैं। बहुत बढ़िया। स्त्री फंदों के बीच है, स्त्री घरों के बीच है। न फंदे छूटते हैं न घर छूटते हैं। घर फंदे बन जाते हैं और फंदे घर बन जाते, फंदे घर बन जाते हैं। बुनना तब भी चलता रहता है हर हाल में। बहुत बढ़िया। बुनना तब भी चलता रहता है हर हाल में। उसकी उंगलियों को आंख खोल कर देखने की जरूरत नहीं होती, उसकी उंगलियों में बसी है नाप। उसकी उंगलियों को आंख खोल कर देखने की जरूरत नहीं होती, उसकी उंगलियों में बसी है नाप। कितना खुल सकता है गला और कितने चौड़े किए जा सकते हैं कंधे, उसे पता है। कितना खुल सकता है गला और कितने चौड़े किए जा सकते हैं कंधे, उसे पता है। सीवन के टांके बाहर से न दिखे, इतनी सफाई तो उसने बचपन में ही सीखी। क्या बात। सीवन के टांके बाहर से न दिखे, इतनी सफाई तो उसने बचपन में ही सीख ली। उसे नहीं पता कि तुम पहन सकोगे कि नहीं पहन सकोगे नीला रंग, तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं आएगी सुनहरी पंख वाली चिड़िया। बेमेल रंगों से चिढ़ सकते हो तुम, पर स्त्री नहीं चिढ़ती तुम्हारी चिढ़ से, क्योंकि उसे पता है जो पसंद ना हो उसे उधेड़ कर दोबारा बुना जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। उसे पता है जो पसंद ना हो उसे उधेड़ कर दोबारा बुना जा सकता है। बहुत खूब माया जी। घर और फंदे के बीच फंसी स्त्री का जो रूपक आपने प्रस्तुत किया है, और कितने सलीके से, जिस सलीके से सलाइयों से स्वेटर की बुनावट होती है, वैसी महीन बुनावट आपकी कविताओं की, बल्कि सभी कविताओं की रही है। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ उपस्थित हैं, वे जरूर आपको खोजकर पढ़ेंगे कि आपके भीतर का आयतन और अंतःकरण कितना सुगठित और विस्तृत है। बहुत धन्यवाद आपको। और अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय ढल रहा है। हमारे लिए एक प्रोटोकॉल ये है कि भाई संचालन तो करो, लेकिन अपनी कविता या गीत सुनाना न छोड़ो। तो थोड़ा सा समय 1-2 मिनट का मैं लेकर अपने गीत के 2 पद पढ़ देता हूँ। बहुत स्वागत। आदरणीय रामदर्श जी सुन रहे हैं, उनके चरणों में मेरा भी निवेदन है गीत के रूप में। खिलने दो मन का यह वसंत, उड़ने दो तन का यह पराग। गीतात्मक कविता है ये आपके सम्मुख। खिलने दो मन का यह वसंत, उड़ने दो तन का यह पराग। तुम उठो हवा में बिखरा दो शब्दों का कोमल देश राग। माना मौसम सर्दीला है, आकाश नहीं यह नीला है। कोहरे से भरी सुबह है ये, मन का आंगन कुछ गीला है। पर मन को
अभी न थकने दो, रचने दो गीतों का विहाग। तुम उठो हवा में, बिखरा दो शब्दों का कोमल देश राग। है तुम हंसो कि जैसे हंसे फूल, मन के मौसम में कूल कूल। तुम हंसो कि जैसे हंसे फूल, मन के मौसम में कूल कूल। धरती पर खिल जाए बसंत, बाहों में जाए झूल झूल, बाहों में जाए झूल झूल। लीपो मंत्रों से चिदाकाश, लीपो मंत्रों से चिदाकाश, भर दो समिधा में स्नेह आग। तुम उठो हवा में, बिखरा दो शब्दों का कोमल देश राग। और अंतिम है, देखो जो किरण धेनु में थी, ये चरते चरते कहाँ गई। देखो जो किरण धेनु में थी, वे चरते चरते कहाँ गई। है कौन ले गया आंखों ने, वे सुभग रश्मियां कहाँ गई। पल भर बैठो तो पलकों पर रच दूं वृंदावन और प्रयाग। पल भर बैठो तो पलकों पर रच दूं वृंदावन और प्रयाग। तुम उठो हवा में, बिखरा दो शब्दों का कोमल देश राग। खिलने दो मन का यह वसंत, उड़ने दो तन का यह पराग। तो इस कविता के साथ इस गोष्ठी के सानिध्य में जो सुशोभित हैं, इस सदी के हिंदी विश्व के महान हस्ताक्षर रामदास मिश्र जी, जिनके बारे में आधे घंटे में भी कुछ नहीं बोला जा सकता, जिनकी 100 से ज्यादा कृतियां हैं, यानी 2 दर्जन कविता संग्रह, 2 दर्जन उपन्यास और 3 दर्जन कहानी संग्रह और कई दर्जन आलोचना की कृतियां और 6-7 गजल के संग्रह, संस्मरण। कौन से विधा है जिसे उन्होंने छुआ नहीं है, और जो छुआ है उसमें मन को इतने करीब से छुआ है। ऐसे रामदास मिश्र जी अपने 98 वय में आपके सामने लगातार 2 घंटे से बैठे हुए हैं। ये रचनात्मक यातना कितने मन से स्वीकार करते हैं, इसके लिए पूरे कवि सदन की ओर से उन्हें नमन। क्योंकि ईश्वर की कोई सत्ता है नहीं, यहाँ पर सत्ता केवल मनुष्यों की है, प्रकृति और मनुष्य। तो प्रकृति और पुरुष, तो पुरुष के प्रतीक वे यहाँ पर हैं और उन्हें ही नमन। वही सर्वोच्च सत्ता है हम कवि जनों की, कि हमारे कवि कुल के जो बुजुर्ग कवि, उनको नमन और उनसे आग्रह कि वे अब कवियों को संबोधित करें, कुछ अपनी सुनाएं और इस कवि संध्या को वे अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करें। स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर साहब, साभिवादन। प्रियवर ओम निश्चल जी, भाई महारांद्र जी, शंकरानंद जी, श्रद्धा जी, संध्या जी, वेदमित्र जी, रविशंकर, आप लोगों ने अपने सानिध्य और कविताओं से मुझे इतना सुख दिया है, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये गोष्ठी तो बहुत दिनों से चल रही है और मेरे लिए इसका सुख ये है कि मुझे इस बात की प्रतीत हो रही है कि हिंदी में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और काफी लिखा जा रहा है। जिन लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, और स्वाभाविक है, वृद्धावस्था में आदमी बहुत पढ़ नहीं पाता है, लेकिन इस गोष्ठी के माध्यम से अनेक वरिष्ठ कनिष्ठ लोगों से पहचान भी होती है, उनकी कविताओं से पहचान होती है
आप सभी कवियों की कविताएं सुनी और मुझे अच्छा लगता है कि कविताएं संप्रेष्य हों, चाहे उनमें कितनी गहरी बात कही गई हो, लेकिन वे लोगों तक पहुंचती हों। और जैसा कि ओम जी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लोग, कितने लोग आप लोगों को सुनते हैं, और सुनते इसलिए हैं कि आपको समझते हैं और आपकी कविताओं के मर्म को पहचानते हैं, उसका आस्वाद लेते हैं। एक बार मेरे पास एक पत्रकार आए तो मैंने उनसे कविताओं के बारे में पूछा। उनका मैं कविता नहीं पढ़ता हूँ। क्यों? क्या समझ में नहीं आती है? तो मैंने उन्हें एक कविता सुनाई तो उछल पड़े। अब मैं ये तो मैं समझ गया। तो जो बहुत कृष्ण कविताएं लिखी जा रही हैं, बहुत उलझी कविताएं लिखी जा रही हैं, चाहे भले ही बड़े कवियों के हो, तो वह अनेक लोगों के काम की नहीं होती हैं। लेकिन देख रहा हूं कि इन दोनों बहनों ने जो कविताएं पढ़ी हैं, इस सबका अपना अपना रंग था। शंकरानंद ने जो कविता पढ़ी उसका अपना रंग था। मायानंद की जो कविता पढ़ी उसका अपना रंग था। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हर कविता उसकी सी लगे, किसी और जैसी नहीं लगे। आपके पास जो जीवन के अनुभव हैं, उन अनुभवों के वैविध्य को आप लोगों ने अपनी कविताओं में ढाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे ओम जी इस देश में फैले हुए अच्छे कवियों को यहाँ एकत्र करते हैं। कहाँ कहाँ किन शहरों में लोग लिख रहे हैं सब नहीं जानते हैं, लेकिन ओम जी को इसका ज्ञान है, उसकी प्रत्येक है कौन कहाँ लिख रहा है, इतना पढ़ते हैं, ये जानते हैं। इसलिए सबको इस मंच पर ला करके उनके बारे में बोलते हैं, उनकी कविताओं को कोट करते हैं, उनके कविताओं के सौंदर्य को दिखाते हैं। तो इसे एक काव्यमंच इस मायने में बहुत ही सार्थक है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आप लोगों का सम्मान पाता हूँ, आप लोग सम्मान देते हैं, ये मेरे बड़ा सुख की बात है। मेरे वेद मित्र जी मेरे बहुत आत्मीय हैं और आप देखा कि हर गोष्ठी में इनकी बांसुरी है अपना राग छेड़ती है, अपना सौंदर्य बिखेरती है और लगता है कि इस बांसुरी का स्वर सारे परिवेश में, सारा काव्य परिवेश में छा गया हो। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। उम्र है, थकान अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस थकान को आप लोगों की कविताएं हर लेती हैं, ताजा कर देती हैं। तो आज मैं बहुत नहीं सुनाऊंगा, 2 कविताएं सुनाऊंगा, कुछ चैतन्य से अनुभव कर रहा हूँ। स्वागत सर। मैंने निर्जीव वस्तुओं पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं।
मेरा तो एक संग्रह ही निर्जीव कविताओं का संग्रह है, आम के पत्ते। तो मैं आज एक ऐसी ही एक कविता सुना रहा हूँ, चारपाई। जी चारपाई। जैसे एक बड़ी दुनिया के बीच अपना घर होता है, वैसे ही घर की तमाम चीजों के बीच चारपाई है। कहां कहां से थके हारे लोग घर पहुंचते हैं तो उनमें एक आश्वस्त व्याप जाती है, लगता है जैसे नदी में नहाकर निकले हों। लगता है जैसे नदी में नहाकर निकले हों। आदमी घर की तमाम चीजों के बीच होता है, कभी इस चीज से बात करता है, कभी उस चीज से, लेकिन घर बाहर की यात्रा का सुखद समापन तो चारपाई पर ही होता है। लेकिन घर बाहर की यात्रा का सुखद समापन तो चारपाई पर ही होता है। दिन भर की थकान से लदा हुआ तन अपने को डाल देता है चारपाई पर। दिन भर की थकान से लदा हुआ तन अपने को डाल देता है चारपाई पर। अंग अंग में चैन उतरने लगता है, थकी हुई सांसें सहज होने लगती हैं। रात और चारपाई तो जैसे पर्याय हों। रात और चारपाई तो जैसे पर्याय हों। रात होते ही चारपाई पुकारने लगती है, उस पर पड़ते ही नींद ले लेती है अपने अंक में। उस पर पड़ते ही नींद ले लेती है अपने अंक में। आंखों में सपने तैरने लगते हैं, न जाने कहां कहां से दृश्य आने लगते हैं। कोई रचनाकार चारपाई पे पड़ा पड़ा अनेक विचारों और भावों के प्रवाह में बहता है, तब वो प्यार से कहती है बहुत रात हुई अब सो जाओ। तब वह प्यार से कहती है बहुत रात हुई, रात गई अब सो जाओ। वासंती वह रुच के राग से सिक्त तन मन। वासंती वह रुच के राग से सिक्त तन मन उस पर आते हैं तो वो खुशबू से नहा जाती है। बच्चों की मासूम किलकारियों की गूंज उसके अंग अंग में समाई हुई है। बच्चों की मासूम किलकारियों की गूंज उसके अंग अंग में समाई हुई है। प्रसन्न तन मन के साथ उसके प्रसन्न होने का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन उसकी रगों में दुखों के स्वर भी कम नहीं है। लेकिन उसके रगों में दुखों के स्वर भी कम नहीं है। बीमार तन जब महीनों उसके ऊपर लेटे लेटे कराता है, रोता है। बीमार तन जो महीनों उसके ऊपर लेटे लेटे कराता है, रोता है, तब वो भी बेचैन हो जाती है। चाहती है माँ की गोद की तरह उसे प्यार दे, उसके दुखों को अपने में समेट ले। अरसा बाद जब वो तन प्रसन्न होता है तब लगता है वह भी हंस रही है। लेकिन जब उसके ऊपर सोया हुआ अंतिम सांस लेता है, लेकिन जब उसके ऊपर सोया हुआ तन अंतिम सांस लेता है और उसके ऊपर छोड़ जाता है एक सन्नाटा, तब उसे कैसा लगता है? तब उसे कैसा लगता है कहना कठिन है। तो उसे कैसा लगता है कहना कठिन है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। एक गजल पढ़ दे रहा हूँ। जी स्वागत गजल का डॉक्टर साहब। सोता है कभी जग की जगाता है आदमी। सोता है कभी जग के जगाता है आदमी। जाता है लौट लौट के आता है आदमी। जाता है लौट के आता है आदमी। रोता है कभी दूसरों की आह से, कभी अपने अथाह दर्द में गाता है आदमी। रोता है कभी दूसरों की आह से, कभी अपने अथाह दर्द में गाता है आदमी। लेता है कभी शीश तो देता है कभी शीश। लेता है कभी शीश तो देता है कभी शीश। पत्थर कभी सलीब उठाता है आदमी। पत्थर कभी सलीब उठाता है आदमी। लेता है निगल आग सा
आंधी सा छतों को, लेता है निगल आग सा आंधी से छतों को, पेड़ों की तरह छाह बिछाता है आदमी, पेड़ों की तरह छाह बिछाता है आदमी। चट्टान सा हिलता नहीं नदियों को सोख कर, चट्टान सा हिलता नहीं नदियों को सोख कर, आंसू बिछुए की थरथराता है आदमी, आंसू बिछुए की थरथराता है आदमी। जलता है तो जहान सुलगता है जंग में, जलता है तो जहान सुलगता है जंग में, गलता है तो बहार सा छाता है आदमी, गलता है तो बहार सा छाता है आदमी। पीता है लहू जोंक सा जीवित समाज का, पीता है लहू जोंक सा जीवित समाज का, बेजान को भी जान पिलाता है आदमी, बेजान को भी जान पिलाता है आदमी। गीता कभी कुरान कभी बाइबल में पैठ, सच का जलाल एक ही पाता है आदमी। बाइबल में पैठ, सच का जलाल एक ही पाता है आदमी। आया था जिस गुफा से निकल कर उसी में क्यों, आया था जिस गुफा से निकल कर उसी में क्यों, पूछो तो आज लौट के जाता है आदमी, पूछो तो आज लौट के आ जाता है आदमी। सोता है कभी जग के जगाता है आदमी, जाता है लौट लौट के आता है आदमी। एक देखें, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। एक छोटा सा है, यहाँ से निकला वहां से निकला, पता नहीं फिर भी कहाँ से निकला। यहाँ से निकला वहां से निकला, पता नहीं फिर भी कहाँ से निकला। चुरा ली राहें न जाने किसने, चुरा ली राहें न जाने किसने, तुम्हारी खातिर जहां से निकला, तुम्हारी खातिर जहां से निकला। सवाल ही था सवाल का हल, सवाल ही था सवाल का हल, हर एक पल इम्तिहान से निकला। सवाल ही था हर एक पल इम्तिहान से निकला। सवाल ही था सवाल का हल, हर एक पल इम्तिहान से निकला। जवाब का क्या जवाब उसके, जवाब का क्या जवाब उसके, न ना से निकला न हाँ से निकला। जवाब क्या क्या जवाब उसके, ना से निकला ना से निकला। करीब ही था पुकारता सा उसे मैं सारे जहां से निकला, करीब ही था पुकारता सा उसे मैं सारे जहां से निकला, यहाँ से निकला वहां से निकला, पता नहीं कहाँ निकला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गजल। देखिए दादाजी इन दिनों गांव से कुछ शरीफ, इस गांव में कुछ शरीफ जन आए हैं। दादाजी इन दिनों गांव में कुछ शरीफ जन आए हैं, ना जाने क्यों इन्हें देखकर लोग बहुत घबराए हैं। आज का जो दृश्य है, ना जाने क्यों इन्हें देखकर लोग बहुत घबराए हैं। चिट्ठी पाते चले आइए पहचानिए कौन है ये, चिट्ठी पाते चले आइए पहचानिए कौन है ये। चिड़िया सब उड़ गई सहम कर भाग रहे चौपाए हैं, चिड़िया सब उड़ गई सहम कर भाग रहे चौपाए हैं। सूख गए हैं ताल तलैया तलवर थर थर कांप रहे, थर्रा से उठती है आंखें जब जब ये मुस्काए हैं, थर्रा से उठती हैं आंखें जब जब ये मुस्काए हैं। उनकी वाणी से झरता है मधु की तरह कौन सा द्रव, उनकी वाणी से झरता है मधु की तरह कौन सा द्रव। जो पीता क्यों ऐंठ जा रहा लोग समझ ना पाए हैं, पीता ऐंठ जा रहा लोग समझ ना पाए हैं। कुछ शक्लें ये दिखा रहे हैं गाँव की खुशहाली की, कुछ शक्लें ये दिखा रहे हैं गाँव की खुशहाली की। पूछ रहे हैं लोग परस्पर शक्लें हैं या साए हैं, पूछ रहे हैं शक्लें हैं या साए हैं। अब तक कभी नहीं देखा ऐसा नंगा नाच हवाओं का, अब तक कभी नहीं देखा ऐसा नंगा नाच हवाओं का। लोकगीत छिप गया शर्म से जाने क्या क्या गाए हैं, लोकगीत छिप गया शर्म से जाने क्या क्या गाए हैं।
दादाजी इन दोनों गाँव में कुछ करीब आए हैं। बहुत सुंदर। बहुत खूब डॉक्टर साहब। अपने अथाह दर्द में गाता है आदमी, पेड़ों की तरह छां बिताता है आदमी। अद्भुत। और हाँ वाली गजल तो मैंने बहुत दिनों बाद सुनी, शायद पढ़ी भी नहीं, तो अद्भुत लगी हो। सुनाता नहीं था। सारी कविताओं के बाद जो आपका गीत आता है, आपकी गजल आती है, उसका अपना सौंदर्य होता है, अपना सौंदर्य है। कविता मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपनी कविताओं को छिपाते रहते हैं। आप लिखते बहुत अच्छा है और छिपाते रहते हैं, और यहाँ एक मजबूरी है कि आप गीत पढ़ देते हैं। हम लोग चाहते हैं मजबूरी से नहीं, बड़े मन से पढ़ता हूँ। आप नहीं मन से पढ़ते हैं, लेकिन मजबूरी है कि मुझे आप पढ़ना है यहाँ पर। तो हम लोग सब चाहते हैं कि आपका संग्रह आए और लोग उन संग्रहों का आनंद ले। आपके गीत इतने उच्च कोटि के हैं कि उनकी प्रतीक्षा रहती है। जी जी, बहुत धन्यवाद। तो ये शाम चल रही है जिसे हमने नाम दिया है कि कविता के रंग रामरत्न मिश्र के संग। तो ये जिनकी सुखकर छाया में हम लोग यहाँ पर कविताएं पढ़ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और कविता के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य, कविता के बड़े आंगन प्रांगण को हम छंदों से भी, कविताओं से, विचारों से, संवेदना से, अनुभूतियों से, भाव विभव सबसे संपन्न कर रहे हैं। मनुष्यों में कवि प्राणी है जो हर चीज को अलग निगाह से देखता है, या जिस पर निगाह फेरता है वो कविता बन जाती है। दूसरों की दृष्टि डालना उसे कविता नहीं बनाता। छूता है किसी वस्तु को निर्जीव या सजीव, उसे कविता की सजीवता में बदल देता है। ये कवि को इल्म है। इसीलिए कहा गया है अपारे काव्य संसारे कवि रे वह प्रजापति। इसलिए सारे प्रजापतियों को नमन, लेकिन आप सबके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए, जिसको हम विवेचनापूर्ण धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, प्रोफेसर स्मिता मिश्री से, जो इसकी संयोजिका हैं इस कवि गोष्ठी श्रृंखला की, और खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। उनसे आग्रह कृपया वे आए और आप सब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, और कविता से क्या कुछ उन्हें मिला और क्या कुछ वे कहने वाली हैं, वे यहाँ पर आए। हम उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन। स्मिता मिश्री। नमस्कार। ओम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों का कोमल देश राग से वसंत का स्वागत करने वाले ओम जी का आभार, और श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम से टोन सेट करने वाले डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी ने अपने वंशी वादन से जो टोन सेट की, उसके लिए भी आभार। हम कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता किधर जाता है, इसके द्वारा बने बनाए रास्तों, पंथों, विचारधाराओं को महिमा मंडित करने के स्थान पर प्राश्निक और जागरूक मनुष्य करने की बात करने वाला एक जागरूक कवि आज हमारे साथ उपस्थित है। आदरणीय माया मृग जी को मेरा प्रणाम। धूप, पानी, हवा के गुणधर्म को न अपना पाने का अफसोस कवि के मन में है, जो कि उन्हें शायद बेहतर मनुष्य बनाता, और अपने होने को कहाँ कहाँ ढूंढता कवि, जो नदी का हिस्सा होना नहीं हुआ। इसके माध्यम से जीवन की जो नैसर्गिक प्राकृतिक लय को तोड़ने वाली जो जड़ मान्यताएं हैं, उन्हें बराबर खारिज करते चलते हैं माया मृग जी। और स्वेटर बुनने के दिन से स्त्री जीवन की पीड़ा भरी दास्तान चिड़िया रूप दास्तान को कहते हैं, और साथ ही साथ चिड़िया रूपी उम्मीद जो उसके भीतर जीवित है, उसकी ओर भी वह संकेत, उस संभावना को ओर भी संकेत करते चलते हैं। आपका स्वागत है। शंकरानंद जी, आपकी रचनाएं चूंकि पहले आ गई थी, मैं पढ़ रही थी उस दौरान, जब इसको कविता संग्रह का रूप हम लोग जो दे रहे हैं, उससे ही मैं आपसे पहले परिचित हो चुकी हूँ।
समय को डॉक्यूमेंटेड करती हुई आपकी कविताएं विसंगत समय की विसंगत स्थितियों को बहुत ही व्यंजनापूर्ण शैली में आपने अभिव्यक्ति दी और मनुष्य बनने की सरलता से इनकार करते जाना, चश्मदीदों का अभाव होते जाना, संवेदना शून्य होते समाज पर गहरा व्यंग आप बराबर करते चलते हैं। कोरोना काल की शोक की भाषा अत्यंत मार्मिक हुई। पिता का होना अधलिखी चिट्ठी की तरह और दूरी को पाटने वाले पुल की जरूरत आप बराबर महसूस करते हैं और साथ ही साथ पुल बनने की अनवरत बाधाओं की ओर भी आप संकेत करते चलते हैं। आपका भी आभार हमारे इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए। संध्या निवेदिता जी, न जाने साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता, वाद, देश विदेश, न जाने किस किस क्षेत्रों से आप, किन किन क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं और वह आपकी भाषा और आपकी अभिव्यक्ति में सहज रूप से लक्षित होती है। सुनो जोगी, प्रेम के विविध रंगों को नवीन उपमानों और बिंबों के माध्यम से आपने अभिव्यक्त किया और विरक्त जोगी को प्रेम से स्पंदित करने के आपके विविध प्रयास भी कविता में हमें बराबर सुनाई पड़े। आपकी जो काव्य श्रृंखला है उसमें आप जोगी को खोज रही हैं या स्वयं को खोज रही हैं, यह अनुसंधान की जो यात्रा है यह मुझे लगता है आपकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रद्धा सुनील जी, संगीत और साहित्य का समन्वय आपकी कविताओं में दृष्टिगत होता है और संगीत और कविता के माध्यम से आपने स्त्री पीड़ा को केंद्रित किया है। हमारा नाम, हमारी जाति स्त्री है और ये बहुत बड़ा सच है। यह देश हो या दुनिया का कोई भी दूसरा देश हो, स्त्री की केवल एक ही जात होती है और आधुनिकता, विकास, मानवता के तमाम नए चरण जो है वो स्त्री को दल करके ही आगे बढ़ाए गए हैं। तो ये जो पहचान है, असुरक्षित होना, भयग्रस्त होना और तथाकथित रूप से संपन्न स्त्रियां कि जब भी हमने पैदल चलना चाहा हमारी जमीन खिसका दी जाती है, ये उन स्त्रियों की, और ये हम जानते हैं कि जो निम्न वर्गीय स्त्रियां होती हैं वो ज्यादा हमें पोटेंशियल और ताकत वाली दिखती हैं बजाय कि इस तरह से संभ्रांत करो की स्त्रियों के। और टपरी वाली चाय जैसी कविता लिखने की चाह, खुद की पहचान ढूंढने की चाह है। आपका भी इस मंच पर स्वागत, आप सभी का आभार। और पिताजी के मुक्तक से पहले मैंने एक दूसरा मुक्तक शुरू किया था, लेकिन आज थोड़ा सा पिताजी थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हैं, तो फिर मैंने एक दूसरा मुक्तक स्थिति को लेकर के जी। छेड़ता फिर रहा उसको, इस पवन की नीयत ठीक नहीं। छेड़ता फिर रहा उसको, इस पवन की नीयत ठीक नहीं। सबको रंग में रंग जाने दो, इस वक्त नसीहत ठीक नहीं। नव जीवन के हैं रंग भरे उद्दाम तुम्हारी मस्ती में। नव जीवन के रंग भरे उद्दाम तुम्हारी मस्ती में। स्वागत है हे मधुमास सखे, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर कहा डॉक्टर साहब ने। तो मैंने दूसरा मुक्तक लिया था लेकिन पापा का थोड़ा सा, लेकिन
ये आपने भी महसूस किया होगा कि पापा ने जब प्रारंभिक रूप से बोलना शुरू किया, उसके बाद जैसे जैसे कविता उनकी सुनाने परवान चढ़ती गई, वो ठीक होते गए। हाँ, बिल्कुल। कविता उनके लिए संजीवनी है, और ये संजीवनी ओम जी आपके माध्यम से पापा तक हर हफ्ते पहुंचती है। तो श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से मैं आप हमारे इस छोटे मंच को बहुत बड़ा बना देते हैं अपनी उपस्थिति से। मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और अगले रविवार की प्रतीक्षा करती हूँ। बहुत बहुत आभार स्मिता जी। कितना सुखद है कि हम सबके साथ कितने अच्छे लोग जुड़े रहते हैं। अलका जी जुड़ी हुई हैं, रश्मि झा जी जुड़ी हुई हैं, मंजुला रतन जी जुड़ी हुई हैं, नरेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, कोलकाता से प्रभात पांडे जी जुड़े हुए हैं। मेरे को पंजाबी अकेडमी से पुरस्कार भी मिला है। डॉक्टर गुरदीप कौर भी गुरदीप कौर जी भी जुड़ी हुई हैं। जी 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 जी, तुलिका सेठ से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और स्नेह मिल रहा है। और एक छोटी सी गोष्ठी भले सही, लेकिन जैसे फिल्मों के बाद जो है टेलीविजन चैनलों का भी अपना बोलबाला रहा, और ऐसा नहीं कि उसकी मात्रा कोई कम हुई है। इसलिए इस चैनल पर भी धीर गंभीर लोग हर धारा के, हर शैली के यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और जो वैचारिक प्रदूषण और तमाम तरह के प्रदूषण हैं उनसे कम ये मंच उसे कम करने में सहायता प्रदान करता है। और खुसूसियत यही है कि जैसा मैं कहता हूँ, नसा सभा यत्र न संति वृद्धा, और आज रामदर्श जी यहाँ पर हैं, ये एक इतिहास बन रहा है। माया अमृत जी हैं, और सारी पीढ़ियों को कभी अपने आप में सहजता चलता है। जैसे उमाकांत मालवीय ने कभी कहा कि यही उत्तराधिकार मिला, यही देंगे। हमारी यही कभी परंपरा है कि हम अपने उत्तराधिकार का वहन करें और अगली पीढ़ी को सौंपते चलें। सारी पीढ़ियां यहाँ पर शामिल होती हैं, रामदर्श जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, और एक तरह से ये कविता गोष्ठी चलती रहे। सारे श्रेष्ठ कवि इस मंच पर आए, हमारा अनुग्रह रहेगा। अगले हफ्ते फिर इसी तरह इसी मंच पर कुछ समर्थ कवियों के साथ फिर हम इकट्ठा होंगे, और तब तक मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा सा उत्फुल्ल हो जाएंगे, बसंत भीतर और समा जाएगा। उनकी कविताओं तो है ही, और वे ऐसे उत्फुल्ल रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सबसे शुभ संध्या, शिवरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।